हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। और उसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने बताया था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो मेथड थे, एक ग्राफिकल मेथड था और एक हमारा था एल्जेब्रिक मेथड। उसमें तीन थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे मेथड्स हमने बता दिए थे इन शॉर्ट, और उस पर क्वेश्चन भी लगा दिया था हमने, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, उस पर अभी हम लोग और क्वेश्चन लगाएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस पे पूरी फुल फोकस के साथ आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। और जो लोग हमारे इस लेक्चर पे नए हैं वो पिछला लेक्चर जाके देख ले, ताकि ये लेक्चर उनको बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। अब बात आती है सबसे पहले कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी पढ़ने के लिए कि कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है या कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, a pair of linear equation in two variables is said to be consistent if it has at least one solution। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक ही क्लास में पूरा बताया था ना कि ब्रह्मास्त्र बता देंगे। एक ही क्लास में पूरा ग्राफिकल मेथड और पूरा एल्जेब्रिक मेथड, मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया था। इस लेक्चर में भी हम लोग पूरी कंसिस्टेंसी खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, तो आप लोग को कहीं नहीं समझ में आए तो पॉज करके देख सकते हैं फिर से वीडियो, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर किसी इक्वेशन का वन सॉल्यूशन हुआ, वन को हम लोग यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन हुआ तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट लिख दिया ये, चलिए। अच्छा, या अगर मान लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या बोल रहा है कि अगर कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो एक सॉल्यूशन पे तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट पे भी कंसिस्टेंट होगा। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट, अगर एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए तो कंसिस्टेंट होगा। एक से ज्यादा हो तो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मान लीजिए नो सॉल्यूशन हुआ तो क्या वो कंसिस्टेंट होगा? तो आंसर है नो। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसी चीज को एक पूरा हम चार्ट में पूरा बना के दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। एक ही चार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़े, इसको कॉपी करिए, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, इफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is the given pair of linear equation then, देखो then, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग चार्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस चार्ट में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये पूरा ब्रह्मास्त्र है, ये भी समझ लो, ठीक है। तो ये हम चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। आगे लिखेंगे यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ के बाद एक और बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम कैसे बताएंगे कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं? डायरेक्ट क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम लोग बता सकें? यही पूछा जाएगा, ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा पेयर ऑफ, मतलब दो इक्वेशन दे देगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, और बोलेगा कि बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक होगा और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा, लेकिन नो सॉल्यूशन वाले केस में इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्या कैसे पता करें कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है? चलिए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है, वो ये है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा है, वैसे ये भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर यही दोनों लिखो, ठीक है। देन ग्राफ क्या होगा हमारा? ग्राफ इस केस में हमारा होगा इंटरसेक्टिंग। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ, ये हमने ऐसे 3 कॉलम पहले तो बना लिया, ग्राफ हमारा ऐसे होगा, एक लाइन ऐसी रहेगी, दूसरी लाइन ऐसे रहेगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा बताओ? एक पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब ये जहाँ पे कट करेगा वही सॉल्यूशन मिलेगा। और कितना सॉल्यूशन मिल रहा है? 1 सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? एक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी होगा कि नहीं होगा? हाँ, कंसिस्टेंट होगा, अभी बताया। चलो अगला केस कहता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा केस हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, दोनों एक दूसरे के क्या होगी? दोनों एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी। अब पैरेलल लाइंस, एक बात बताओ, पैरेलल लाइंस क्या कभी मिलती है? अगर ये लोग कटेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। 2 लाइन पैरेलल जा रही है, कभी ये कटेंगे? पैरेलल लाइंस की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? दोज लाइंस विच नेवर मीट, जो कभी मिलती ही नहीं। तो जब ये लोग मिलेंगी ही नहीं तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा भाई, सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। चलिए अगले पे आ जाते हैं। एक कंडीशन और मिलेगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ग्राफ पता है आप लोगों को कैसे होता है? मान लो एक लाइन ये है, ठीक है ना, दूसरी लाइन क्या होती है? इसी पे कोइंसाइड कर जाती है, मतलब इसी पे दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? चढ़ जाएगी, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम कहोगे सर जितने पॉइंट पे कटता है वो सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट रहा है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो कितने पॉइंट पे ये लोग कट रहे हैं? भाई इनफाइनाइट पॉइंट पे कट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या इन शॉर्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और कंसिस्टेंट होगा, अभी हमने बताया। तो आपकी ये कंसिस्टेंसी हो गई खत्म, कुछ भी नहीं बचा। अब इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, इतना ही आसान है एकदम ना, वो कहते हैं ना एकदम लॉलीपॉप है ये कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। इसको अगर कॉपी कर लिया हो तो मिटा दें, कॉपी कर लिया होगा, वेरी गुड। चल 10th के सिलेबस में कुछ है नहीं, अगर चाहो तो आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, स्पेशली मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। डेली आपका 2 घंटे प्रैक्टिस मोर देन इनफ है मैथमेटिक्स में, अगर आप रेगुलरली कर रहे हो। लेकिन रेगुलरली करना, ऐसा ना हो कि एक दिन 3 घंटा प्रैक्टिस कर लिया और 2-3 दिन बैठ गए कि आज बहुत हो गया। आप खाना तो रोज़ खाते हो ना, अगर एक दिन ज़्यादा खा लोगे उसके बाद नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे ही इसको भी करनी है, प्रैक्टिस जो है हमें रोज़ करनी है। भले हम 1.5 घंटे या 2 घंटे ही करें, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली मैथमेटिक्स में, ठीक है ना।
क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, पता ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी also find the solution if it has यूनिक सॉल्यूशन। बोल रहा है कि कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ दिए जाएंगे, बताओ कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंसी पता करोगे तो कंसिस्टेंसी में तो मतलब 3 केस होते हैं, 2 कंसिस्टेंट वाले होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट वाले एक केस होता है नो सॉल्यूशन। तो अगर वो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ जाता है तो उस केस में तुम्हें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अगर बाकी 2 केस आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकालना। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 6x + 5y = 11 और 9x + 15/2y। हम बोल भी रहे हैं ताकि इन केस अगर कुछ यहाँ पे हमारी हैंड राइटिंग क्योंकि अच्छी नहीं है तो अगर कुछ यहाँ समझ नहीं आता तो हम बोल रहे हैं तो उसको कॉपी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, = 21 है यहाँ पे। और थर्ड इक्वेशन है -3x + 4y = 5, 9/2x - 6y + 15/2 = 0। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन हो, तीनों में कंसिस्टेंसी बतानी है। कोई नहीं, बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन। चलो फर्स्ट वाला करते हैं। 2x + 3y = क्या है 7, और क्या है साथ में 6x, ऐसे लिख लेते हैं इसको। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। हम पूरा लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम्स में तुमको करने हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है ना, खासकर सीबीएसई में। चलो अब तो सारे बोर्ड्स में होने लगी स्टेप मार्किंग। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। हेयर देखो यहाँ पे A1 B1 C1 ये है ना। चलो A1 क्या है, A1 = कितना है 2, B1 = कितना है ना, y का कोफिशिएंट क्या होता है B1 मतलब 3, और C1 कितना है 7। नहीं, जब इधर जाता है तब C होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है A1x + B1y + C1 = 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो =7 है तो ये -7 = 0 हो जाएगा, और ये =11 है तो ये कितना हो जाएगा -11 = 0। तो C1 कितना हो गया -7, A2 कितना है 6, B2 कितना है 5, और C2 कितना है -11, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, क्या होगा भाई, नाउ A1/A2 निकाल लो, ठीक है ना। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। नाउ A1/A2 कितना आ गया भाई 2/6 मतलब 1/3। B1/B2 निकाल लो, B1/B2 कितना है 3/5, कटेगा तो नहीं, ठीक है। और C1/C2 -7/11 ये कितना हो जाएगा 7/11। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों बराबर है, तीनों ही अनइक्वल है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तीनों ही अनइक्वल है, तो क्या लिखेंगे सिंस A1/A2 not equal to B1/B2 therefore it has, मतलब the given system of linear equation in 2 variables has, ठीक है, it has what unique solution, hence it is कंसिस्टेंट। भाई यूनिक सॉल्यूशन वाले क्या होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं।
क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टेंसी पता करो, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे यूनिक सॉल्यूशन है तो वहां पे सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करने का हमने 3 मेथड बताया है, वो 3 मेथड यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? मेथड है हमारा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो कहोगे वो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। चलो, यूनिक सॉल्यूशन है, ये मिटा दें इधर हम लोग। क्या मिटा दें भाई? चलो ये हो गया ना। अब सॉल्यूशन करना है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लिया होगा पूरा। अब सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू, तीनों मेथड है, हम लोग किससे सॉल्व करें? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं या एलिमिनेशन से कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं यहाँ पे। चलो x इज इक्वल टू कितना होता है? x इज इक्वल टू, याद करो, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू b1c2 मतलब 3 इंटू माइनस 11, 3 इंटू माइनस 11 माइनस b2c1 5 इंटू माइनस 7। ठीक है, अपॉन में a1b2 कहाँ है भाई? a1b2 2 इंटू 5, समझ में आ रहा है ना? और माइनस a2b1 6 इंटू 3। चलो बहुत अच्छे, माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35 अपॉन में 2 5 जा यहाँ 10 और माइनस 18। कितना हो गया भाई? 35 माइनस 33 2 और 10 माइनस 18, 10 माइनस 18 कितना हो गया भाई? माइनस 8। कितना हो गया x की वैल्यू? 2 8। ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 4। x की वैल्यू तो आ गई भाई। ठीक है, y की वैल्यू भी निकाल लिया जाए, निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे, कहाँ निकालें? चलो यहाँ निकाल लेते हैं, इसको तो मिटा सकते हैं ना? मिटा दिया। हाँ, y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू कितना होता है? याद होगा, C1 A2 माइनस C2 A1। फार्मूला याद होना जरूरी है, ट्रिक भी बताई थी लास्ट क्लास में फार्मूला याद करने की। अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1, नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है। C1 A2, व्हाट इज C1? माइनस 7 A2 माइनस 7 इंटू 6 माइनस C2 A1, C2 माइनस 11 इंटू 2 अपॉन में नीचे वाला तो सेम होगा, तो ये देखो नीचे वाला A1 B2 ये हो जाएगा 2 5 6 3। चलो यहाँ पे कितना हो जा रहा है y की वैल्यू? 7 6 जा 42 माइनस 42 आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया? 22 अपॉन में यहाँ पे 10 हो गया, माइनस 18 हो गया। तो भाई ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? माइनस 42 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस 20 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है भाई? देखो 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आ रही है कितनी? 5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू ये निकाली, y की वैल्यू ये निकाली। होपफुली बड़ा ही आसान है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको अगर कॉपी कर लिया हो तो मिटा देते हैं। आसान है ना? एकदम एकदम हलवा है कि नहीं? आई होप सब लोग वहाँ से बैठ के बोल रहे होंगे कि यस सर। नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को 10th में, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। चलो ये क्या लिखा हुआ है? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 लिख लेना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। और 9x, इसको क्या करते हैं? हमारा तरीका क्या है कि माइनस 11 इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। 9x प्लस 15/2y माइनस 21 इक्वल टू 0 हेयर। चलो वही काम करेंगे। a1 कितना है भाई? 6 है, b1 कितना है? 5 है, c1 कितना है? माइनस 11 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। a2 कितना है? 9 है, b2 कितना है? 15/2 है, c2 कितना है? माइनस 21 है। बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? हेयर यहाँ पे लिख दें। हेयर a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है भाई? 6 अपॉन 9 कितना आ गया? 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3। चलो कॉमा b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? 5 अपॉन 15/2। ऐसा होगा?
ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा b1/b2, b1/b2 आ गया 10/15, 2/3, और यहाँ देखो c1/c2 कितना हो गया -11/-21, मतलब ये कितना लिख सकते हैं 11/21। तो एक बात बताओ, a1/a2 2/3 है, ये 2/3 और ये है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 किसके बराबर आ रहा है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है किसके c1/c2, देयरफॉर ये कौन सी कंडीशन है भाई, ये कंडीशन है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली, देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सही बात है कि नहीं, एंड इट इज कंसिस्टेंट। भाई इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होता है कि नहीं होता, सेकंड पार्ट वाला, ठीक है। ये सेकंड पार्ट वाला क्या आ रहा है, सॉरी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, सॉरी ये इनकंसिस्टेंट आएगा ना, हाँ सॉरी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला देखो ये पैरेलल होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ कर रहे हो सर, जो बोल रहे हो सही है, नहीं यहाँ पे फिलहाल ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला कौन सा होता है, देखो यहाँ पे गलत है, ये होगा, क्या लिखा जाएगा, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ध्यान लगाओ क्लास में, मेरा ध्यान भटक जाए लेकिन तुम्हारा नहीं भटके, ठीक है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, भाई पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे जल्दी से, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है -3x + 4y = 5, होपफुली कॉपी कर रहे होगे, इसको इधर ले आते हैं, -5 = 0, 9/2x - 6y + 15/2 = 0। हेयर जल्दी से बताओ, a1 कितना है, कहोगे सर -3, b1 कितना है 4 है, और c1 कितना है -5 है, a2 कितना है 9/2 है, ठीक है, b2 कितना है -6 है, और c2 कितना है 15/2 है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको मिटा दें, चलो तो लिखेंगे यहाँ पे, जरा बताओ तो, हेयर a1/a2 कितना आ रहा है भाई, -3/9/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा -6/9, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये कितना आ गया -2/3, a1/a2 आ गया। अब जल्दी से b1/b2 निकाल लो। देखो ये काम बड़ा बोरिंग है ना, बार बार वही चीज़ निकाल ले, लेकिन आसान है। 4/-6 ये भी आ जाएगा -2/3, c1/c2 भी निकालो फटाफट, -5/15/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, -10/15, -10/15, ठीक है ना, मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, -2/3। तो क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है, बराबर है, देयरफॉर कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट वाला क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। है ना आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो होपफुली ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने ये कर लिया। तो पहला वाला हमारा यूनिक सॉल्यूशन था, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में बोला था कि सॉल्यूशन निकालना था, तो हमने इसमें x और y की वैल्यू निकाल ली। दूसरा वाला हमारा अभी हमने किया था, तो ये नो सॉल्यूशन आया था और वो इनकंसिस्टेंट आया था। तो नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें नहीं निकालना था। और इसमें क्या आया हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किससे, केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले में बोल रहा था एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में हमने दिखा दिया कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x, y और z की वैल्यू क्या होती है, k के टर्म्स में आती है, या दो वेरिएबल की वैल्यू x, y दोनों की वैल्यू किसके टर्म्स में आती है, k के टर्म्स में आती है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला हम अगली क्लास में निकालना सिखाएंगे कि इन केस अगर कभी इसमें सॉल्यूशन पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, कि इन्फिनिट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो k के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ये बोलेगा कि पहले से दे देगा कि इसका नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिट सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन, और उसमें बोलेगा k की वैल्यू बोल देगा, l की वैल्यू बोल देगा, p की वैल्यू बोल देगा निकालने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहले फिलहाल इस पे आप लोग टाइम के वजह से हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे होपफुली। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।